हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कि आप सभी लोग पढ़ेंगे आवर्त तथा वर्ग। आवर्त तथा वर्गों की विशेषताएं। यानी कि किसी आवर्त में अगर बाएं से दाएं चलते हैं तो क्या होता है, और वर्ग में बाएं से दाएं चलते हैं तो क्या होगा, वह इसमें पढ़ेंगे, जिसमें कि आप सब इसके पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े थे दीर्घाकार आवर्त सारणी की उपयोगिता और उसके दोष। तो ये इस बार पढ़ेंगे कि आवर्त तथा वर्गों की विशेषताएं। तो आवर्त में क्या विशेषता होती है और वर्ग में क्या विशेषता होती है, उसको देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले परमाणु त्रिज्या। एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई तो एटॉमिक रेडियाई में क्या होता है कि परमाणु त्रिज्या रेटिंग है, तो यानी कि परमाणु की त्रिज्या। अब त्रिज्या जानते ही हैं कि किसी भी वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो उसी तरह से कोई भी परमाणु होता है, कोई भी परमाणु है, उसका एक केंद्र होता है। यानी कि पहले पढ़ाया गया था कि परमाणु क्या होता है, स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। तो गोलाकार होगा तो उसका एक केंद्र होगा, केंद्र से इसके परिधि या बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर जो होगा परमाणु त्रिज्या, अगर किसी वर्ग में अगर देखेंगे तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। तो यहाँ पर पहले वर्ग में देख लेंगे। तो वर्ग में देखेंगे तो फर्स्ट वर्ग में लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन भी होता है। लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन को भी ले लेते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अगर यहाँ पर देखेंगे तो 1, 3, 11, 19, 37, 55 और 87। तो यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1, इसका हो जाएगा 2, 1, यहाँ पे 2, 8, 1, यह हो जाएगा 2, 8, 8, 1, यह हो जाएगा 2, 8, 18, 8, 1, यह हो जाएगा 2, 8, 18, 18, 8, 1, यहाँ हो जाएगा 2, 8, 18, 32,
18 8 1। तो अगर इसमें देखेंगे इस हाइड्रोजन में तो केवल एक कोष है, इसमें देखेंगे तो 2 कोष हैं, यहाँ पर 3 कोष हैं, यहाँ पर 4 कोष हैं, यहाँ पर क्या है 5 कोष हैं, यहाँ पर 6 कोष हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या है 7 कोष हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 7 कोष है। तो इस तरह से अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह से इसका आकार ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यानी कि कह सकते हैं कि किसी आवर्त में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या भी क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, तत्वों की परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि कोषों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। अब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ से कोष के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती है। इसलिए तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। यानी कि कह सकते हैं कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जब आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या बढ़ती है, बढ़ती है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या क्या आ रही है, बढ़ रही है। ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है, इसलिए परमाणु त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन, फिर लिथियम इज लेसर देन सोडियम, इज लेस देन पोटेशियम, इज लेस देन सीजियम, इज लेस देन फ्रांसियम। तो सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या क्या होगी, फ्रांसियम की होगी। तो यह क्रम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मस्त होता है इसके लिए। अब देखेंगे आवर्त में देखेंगे तो अगर यानी कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, क्योंकि कोषों की संख्या क्या होती है, स्थिर हो जाती है, स्थिर रहती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पे 2, 8, 1, 2, 8, 2, 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7। तो यहाँ पर अगर कोषों की संख्या यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 1, 2, 3। यहाँ पर भी कोषों की संख्या 1, 2, 3। यहाँ पर 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, यानी कि प्रत्येक में क्या है, 3 कोष हैं। और जो तीसरा कोष है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आ रही है, क्रम से बढ़ रही है। तो जो ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर क्रम से बढ़ना शुरू होगा तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ता जाएगा तो जो पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेगा उस कोष में, वह दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, जिसके कारण वह क्या होगा, वह कोष क्या होगा, संकुचित होने लगेगा। वह यानी कि यदि कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगती है तो वह कोष क्या होता है, संकुचित होने लगता है, जिससे परमाणु त्रिज्या वह क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी क्या किसकी हो जाएगी, क्लोरीन की, फिर सल्फर की। तो सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या किसकी होगी, सोडियम की, फिर मैग्नीशियम की, फिर एल्युमिनियम की, फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, और फिर बाद में क्या होगा, क्लोरीन। क्योंकि क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी परमाणु त्रिज्या क्या होगी, अधिक होगी। और इसमें इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वह परमाणु त्रिज्या क्या होगी, संकुचित हो जाएगी। इसलिए क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या क्या होगी, सबसे कम होगी, और सोडियम की परमाणु त्रिज्या क्या होगी, सबसे अधिक होगी इस आवर्त में। तो यानी कि कहा गया है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है, क्योंकि कोषों की संख्या क्या होती है, घटती है या स्थिर रहती है, घटती नहीं है, स्थिर रहती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, क्योंकि कोषों की संख्या स्थिर रहती है, स्थिर रहती है।
या यहाँ कह सकते हैं कि बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, या बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। यानी कि कह सकते हैं कि किसी आवर्त में जब बाएं से दाएं चलते हैं तो बाएं से दाएं चलने का मतलब इधर से इधर चलेंगे। तो बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है, क्योंकि कोशों की संख्या क्या होती है, स्थिर रहती है। या बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण वह परमाणु त्रिज्या क्या होती है, संकुचित होने लगती है। तो इस तरह से हम लोग समझ लिए, और क्रम यह रहेगा, सोडियम का परमाणु त्रिज्या मैग्नीशियम से ज़्यादा होगा, मैग्नीशियम का एल्युमिनियम से ज़्यादा होगा, एल्युमिनियम का सिलिकॉन से ज़्यादा होगा, और फास्फोरस का और यह ऊपर वाला सब नहीं लिखना है, बस इसको समझाना है। इसको अलग से लिख लेते हैं। यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो यह क्रम रहेगा इस तरह से। दूसरा हेडिंग है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता में देखेंगे तो कह सकते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर जो जितना तेजी से करेगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही अधिक होगी। तो यानी कि किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे तो परिभाषा हो जाएगा, किसी अणु में किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है, उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो यहाँ पर जैसे अगर देखेंगे तो अगर NaCl में देखेंगे तो यह एक अणु है, इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे सोडियम का, तो ये 11, यह हो जाएगा 2 8 1। क्लोरीन का देखेंगे तो यह 17, यह 2 8 7। अब यहाँ पर देखेंगे तो सोडियम के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यह जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन। अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। यानी कि क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन को इसको नहीं देगा, लेकिन यह 1 इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा। अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा, और यह 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा।
तो इस तरह से क्या होता है कि यह जो क्लोरीन है इस एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की है, तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता सोडियम से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो इसीलिए परिभाषा बताया गया कि किसी अणु में NaCl क्या है, एक अणु है, किसी परमाणु द्वारा यानी कि किसी परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो यहाँ पर इसी तरह से बहुत सा उदाहरण है, जैसे MgO है। MgO में अगर ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पर 2 और ऑक्सीजन का 16 या 2 8 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि अष्टक पूरा करने के लिए इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको अष्टक पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यानी कि यह 6 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, लेकिन क्या करेगा, यह जो ऑक्सीजन है मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। अगर यह 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा, तो 2 8 हो जाएगा, बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यह भी स्थायी हो जाएगा और यह भी स्थायी हो जाएगा, इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो यह भी स्थायी हो जाएगा। तो इसलिए ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, मैग्नीशियम से क्या होगी, अधिक होगी। तो इस तरह से यानी कि यहाँ पर क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, अधिक होगी। तो यहाँ पर देखने पर मालूम होगा कि जिसके बाह्य कोश में अगर जितना अधिक इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके बाह्य कोश में जितना अधिक इलेक्ट्रॉन होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही अधिक होगी। तो यानी कि यहाँ पर क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से अधिक होगी, क्योंकि क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन। तो इस प्रकार इसमें लिख सकते हैं कि किसी अणु में किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उस परमाणु की
उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो यानी कि किसी अणु में किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। अगर वो परिभाषा और उदाहरण मिलाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कि यहाँ पर एक अणु है यह, तो यह यानी कि किसी अणु में किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं, अब देखेंगे आवर्त में, अगर आवर्त में देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आवर्त में यहाँ पर जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। यह आवर्त 3 के तत्व हैं। यह आवर्त 3 के तत्व हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करेंगे तो यहाँ पर 11, या 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 1 हो जाएगा, 2, 8, 2 हो जाएगा, 2, 8, 3 हो जाएगा, 2, 8, 4 हो जाएगा, 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7। तो अगर कहते हैं कि अगर किसी परमाणु के बाह्य कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है, वह आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, और जिसके बाहरी कोश में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ से यानी कि जिसके बाहरी कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वह आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे, और जिसके बाहरी कोश में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। और जिसके बाहरी कोश में जितना अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, वह उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। तो सबसे ज़्यादा क्या है? क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे ज़्यादा है। फिर इससे कम इसका है, फिर इसका, इस तरह से सबसे कम सोडियम के बाहरी कोश में है। तो यह सोडियम क्या करेगा? यह आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। और यह क्लोरीन क्या करेगा कि यह आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगी। और देखेंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? क्लोरीन की सबसे कम होगी। तो जिसकी परमाणु त्रिज्या जितना कम होगी उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतना ही अधिक होगी। या अगर इलेक्ट्रॉनों से लेंगे तो किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो वह उसकी विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होती है? बढ़ती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आवर्त में कि किसी आवर्त
में बाएं से दाएं चलने पर, बाएं से दाएं चलने पर किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? बढ़ती है। क्योंकि परमाणु त्रिज्या घटती है। क्योंकि परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। या कह सकते हैं कि बाह्य कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। या इसको कह सकते हैं कि बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। अगर बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, यहाँ पर जैसा कि दिखाया गया है, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? बढ़ती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सोडियम की विद्युत ऋणात्मकता मैग्नीशियम से कम होती है, और फिर एल्युमिनियम से मैग्नीशियम का कम होगा, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, और सबसे अधिक क्लोरीन का होगा। क्योंकि क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के बाह्य कोश में और सल्फर के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब अगर वर्ग में देखते हैं, वर्ग में देखेंगे तो किसी भी वर्ग में जैसे यहाँ पर उदाहरण है कि यहाँ पर वर्ग में है, तो वर्ग में क्या है कि यहाँ पर ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है? बढ़ती जाती है। तो परमाणु त्रिज्या बढ़ने के कारण यह नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की दूरी क्या होती है? बढ़ती जाती है। जब नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की दूरी बढ़ती जाएगी तो जो बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक द्वारा कम आकर्षित होंगे। कम आकर्षित होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, और यहाँ पर परमाणु त्रिज्या छोटी होने के कारण वह नाभिक से इलेक्ट्रॉनों को नाभिक का जो आकर्षण बल होगा वह क्या होगा? इस पर अधिक होगा, क्योंकि इसकी परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है? कम है। तो इसलिए अगर नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की दूरी बढ़ती है तो वह आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, ना कि ग्रहण कर सकता है। इसलिए
पर परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या विद्युत ऋणात्मकता घटती है, क्योंकि तत्वों की परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। क्योंकि तत्वों की परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। अर्थात कह सकते हैं अर्थात तत्वों के कोषों की संख्या बढ़ती है। कोषों की संख्या बढ़ती है। तो जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक से दूरी बढ़ेगी। नाभिक से दूरी बढ़ेगी तो वह इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, ना कि ग्रहण कर सकता है। इसलिए विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पर जो क्रम होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यह वर्ग में होगा। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके पढ़िए, आराम से रहिए। और आप जितना भी वीडियो चाहिए वो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आराम से वीडियो मिलता रहेगा, आपके पास पहुंचता रहेगा।